हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफपीआई, जो इकोनॉमी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी ज़रूरी है। तो ये क्या होता है देखते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमें पता है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जो भुगतान संतुलन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। तो उसी के दो पार्ट्स हम देखते हैं, एक करंट अकाउंट और एक हम देखते हैं उसके अंदर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जो कैपिटल अकाउंट होता है जिसके अंदर मोर देन 1 ईयर इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाता है, तो उसी का एक पार्ट होता है एफडीआई एंड एफपीआई। मतलब क्या है कि अगर हमें भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, किसकी, फॉरेन एंटिटीज़ की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, फॉरेन कंपनीज़ की, फॉरेन एंटिटीज़ जो होती हैं वो भारत के आकर इन्वेस्ट करें, जिससे अपना क्या हो, फॉरेक्स जो है ना, फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो क्या हो, बढ़े। फॉरेक्स रिज़र्व जिसके अंदर अपने अलग अलग कंट्रीज़ की जो करेंसीज रहती है वो, जिससे हमारा रुपये डिवैल्यूएशन ना हो, ठीक है, डॉलर की सप्लाई बढ़े, फॉरेन करेंसीज़ की सप्लाई बढ़े। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्ट करें। तो उसी के दो मेथड्स देखते हैं हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहला अपना आता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से पहले दो संस्थाएं काम करती थी। एक तो था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी संस्था निवेश, और दूसरा था अपना क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, तो एक था अपना एफआईआई और एक था अपना क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। एफपीआई से पहले दोनों संस्थाएं जो है वो वर्क करती थी। अब ये क्या थी, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता था, जो विदेशी संस्थाएं होती हैं वो भारत के अंदर आकर निवेश करती थी। फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आकर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी, जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर, हेज फंड्स के अंदर, इट्सेट्रा। तो इस तरीके से वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करती थी, जिससे भारत के अंदर क्या है, कैपिटल आता था। ओके, जबकि जो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ये क्या थे, कोई इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर हो गया या फिर कोई ग्रुप इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। वो जब भारत के अंदर उनको इन्वेस्ट करना होता था तो उसके लिए था क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। दोनों के अपने अपने अलग अलग रूल्स थे, दोनों के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स आते थे। बट इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों को मर्ज करके 2013 के अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया था चंद्रशेखरन कमेटी की सिफारिश के ऊपर। चंद्रशेखर कमेटी की सिफारिश के ऊपर क्या किया गया, इसको मर्ज कर दिया गया था। क्यों मर्ज करने के पीछे रीजंस क्या थे, देखो पहला रीज़न ये था कि दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे थे। जो विदेशी संस्था निवेश है और जो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर है, दोनों के जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आपस में ओवरलैपिंग हो रहे थे, काफ़ी कंफ्यूजिंग थे दोनों। तो इसलिए उनको क्या किया गया, एक इजी वे में बनाने के लिए, एक सिंपल क्वालिफाइड बनाने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को भी रूल समझ आए, सिंपल हो, इतनी ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस ना हो, तो उसके लिए एक संस्था बना दी गई, दैट इज़ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 2013 के अंदर, जिसने 2014 से वर्क करना स्टार्ट किया। डन इतना कि पहले ये दोनों होते थे, उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी और इन दोनों का वर्क क्या था, और उसके बाद में जो है वो अपना एफपीआई आता है। अब पढ़ेंगे व्हाट इज़ एफपीआई। तो व्हाट इज़ एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर 10% तक के इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाता है, कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आकर
10% तक ही निवेश कर सकता है फॉरेन पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, इनको क्या करना पड़ता है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है उसके अंदर क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्ड करना पड़ता है इनको। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना कैसे, बाय या फिर सेल करके, किसको, शेयर्स को या बॉन्ड्स को, इक्विटीज़ को। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, बाय या सेल करते हैं शेयर को, यानी कि हम सिंपल भाषा में समझते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो कोई भी इन्वेस्टर है, मान लो ये कोई भी कंपनी है, वो क्या करना चाहते हैं, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ठीक है, अगर वो फॉरेन पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो उसको 10% तक ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट उसको क्या है, सेबी के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो अपना है। सेकेंड, ये क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़, इंडियन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती है, लाइक जैसे शेयर्स हो गए या फिर बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, अब शेयर्स के अंदर, इसको शेयर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो और ये बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर्स के अंदर जैसे अपनी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हो गई, या फिर अपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हो गई। ठीक है, या फिर अपने जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हो गए, या फिर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, इनके अंदर क्या करते हैं, ये शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बॉन्ड्स के अंदर जैसे प्राइवेट सेक्टर के डिबेंचर्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, तो उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे कि हमें पता है कि इनका मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो ये क्या है, कंपनी के प्रोडक्शन के अंदर, कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर, ये कंपनी के ओनरशिप में अंदर इनका कोई रोल नहीं होता। याद रखो कि इनका मेन काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना और अपना प्रॉफिट कमाना। ओके, ना ही ये कंपनी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ना ही ये कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें हॉट मनी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अब ये हॉट मनी का मतलब यहाँ पे क्या है, हॉट मनी मतलब चलायमान मुद्रा। ठीक है, अब देखो जैसे कोई इन्वेस्टर आया है भारत के अंदर और उसने इन्वेस्ट किया है और उसे प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन अचानक से इंडिया की इकोनॉमी में डाउनफॉल आ जाता है, और फिर वो क्या करेगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर जो था वो क्या करेगा, अपने शेयर्स को, अगर उसे लगता है कि किसी अदर कंट्री में उसे भारत से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो भारत के अंदर अपने शेयर्स को बेचकर चला गया ना। तो इससे क्या हुआ, उसने क्या किया, उस शेयर्स को बेच दिया जब उसे कहीं और पे प्रॉफिट मिला। तो उसे हम कहते हैं हॉट मनी का कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे उसे और कहीं प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पर सेल करके चला जाता है। तो ये हमें एफपीआई के अंदर देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अपना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यही है कि अगर वो मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करते तो इससे हमारी टेक्नोलॉजीज़ में बढ़ावा नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट नहीं होएगा, क्योंकि उनका मेन काम तो क्या है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट करना, इनका वर्क होता है। और सेकेंड, ये जो नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी पार्टिसिपेटरी नोट्स देके वहाँ पे भी क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो नॉन रजिस्टर्ड कंपनी को दिया जाता है, जो फॉरेन कंपनी होती है वो। तो ये था अपना एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का समझ आया होगा कि इनका मेन पर्पस क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो जहाँ पर एफपीआई अपना क्या था, एफपीआई 10% तक इन्वेस्टमेंट था। ये क्या करता है, मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट जब करनी होती है तब हम एफडीआई के अंदर लेकर चलते हैं। इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज़ होती है, जब वो भारत के अंदर आकर क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, जैसे हमने एफपीआई देखा था तो उसके प्रोडक्शन में, उसके मैनेजमेंट में हेल्प नहीं कर रही थी, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, जबकि एफडीआई क्या करता है, कंपनीज़ का
जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है या कंपनी की जो ओनरशिप होती है, उसके अंदर ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर आकर अपना रोल निभाते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि यूएसए की क्या है, एक वॉलमार्ट कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, भारत की फ्लिपकार्ट कंपनी के अंदर 77% शेयर का होल्ड किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी क्या कर रही है, यूएसए की वॉलमार्ट कंपनी भारत की कंपनी के अंदर आकर मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड हो रही है, उसके मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। तो दैट इज़ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष रूप से आकर वो यहाँ पे निवेश कर रही है। इसका मेन काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे कि हमने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में देखा था कि वो शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना उनका मेन वर्क होता है। तो ये साथ के साथ उसके प्रोडक्शन में, उसके मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होती है। तो इसका हमने एक एग्जांपल देखा वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट वाला, और ये मोर देन 10% होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे, किन किन चीज़ों में अलो है, किन किन में प्रोहिबिटेड है, ये भी हमें यहाँ पे देखने को पड़ेगा। अब जो अपना एफडीआई होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक है, वो हर एक चीज़ में अपना अलो नहीं होता कि कोई भी फॉरेन कंपनी आकर किसी भी एरिया में आकर क्या है, इन्वेस्ट नहीं कर सकती। कुछ में वो प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है, ठीक है, और कुछ में वो क्या है, अलो है, अलोड है, ठीक है। लेकिन जो अलो है वो भी दो वे से है, एक तो है ऑटोमेटिक वे से, स्वचालित मार्ग से, और दूसरा है गवर्नमेंट की अप्रूवल से, कि उसे गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब प्रोहिबिटेड है, इसका मतलब ये है कि वो इन एरियाज़ में आकर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। जैसे कि अपनी हो जाएगी टबैको इंडस्ट्रीज़, जैसे अपनी कैसीनो इंडस्ट्रीज़ हो गया, या फिर जैसे अपनी एटॉमिक एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी वाली इंडस्ट्री हो गया। तो यहाँ पे वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे वो आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। और भी एटसेट्रा और भी है इसके अंदर। सेकंड आता है जिसके अंदर वो अलो है। अलो मतलब प्रोहिबिट नहीं है, तो इसके अंदर एक है अपना ऑटोमेटिक कि 100% उसका अप्रूवल है, उसको मतलब अप्रूव्ड है ऑलरेडी, उसको अलो करने की ज़रूरत नहीं है, उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की नीड नहीं है, कोई भी कंपनी आकर ऑटोमेटिक वे से कर सकती है। ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर टेक्सटाइल वाला एरिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, या फिर अपना फार्मा इंडस्ट्री हो गया, या बायोटेक इंडस्ट्री हो गया, या फिर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी जो चीज़ें होती है इसमें वो क्या करती है, 100% उसका ऑटोमेटिक होता है, अलो होता है, उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने का नीड नहीं रहता। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, देखो इसके अंदर भी हम दो कहानी देखेंगे, एक 2017 से पहले और एक 2017 के बाद, आफ्टर 2017। 2017 से पहले अगर उसे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी, तो अगर वो कंपनी क्या कर रही है, 5000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जैसे कोई एक्स नामक कंपनी है और वो 5000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट भारत में करना चाह रही है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर वर्क करता है, इसका अप्रूवल उसको लेना पड़ता था। लेकिन अगर मोर देन 5000 हो, अगर मोर देन 5000 करोड़ हो, तो उसे क्या करना पड़ता था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल उसको लेनी पड़ेगी उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये थी 2017 से पहले की कहानी। पर 2017 में इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। 2017 के अंदर ये जो FIPB है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, इसकी जगह क्या कहा गया कि अगर तुम्हें 5000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तो तुम्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री जो अपना वाणिज्य मंत्रालय है, प्लस में जो तुम्हारा सब्जेक्ट रिलेटेड मिनिस्ट्री है
उससे तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसका एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई कंपनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसे और उसकी इन्वेस्टमेंट और उसकी इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ तक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क आता है, मिटी के अंदर आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वो वर्क करता है, तो उसे कॉमर्स मिनिस्ट्री और मिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसी तरीके से हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी है वो किसी और कंपनी किसी और एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसे उस एरिया फील्ड का जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है उससे साथ में अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मोर देन 5,000 करोड़ कर रहा है तो उसके लिए उसको वही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर वो मोर देन 5,000 कर रहा है। तो ये है अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रूट, कि जिसमें प्रोहिबिटेड है वहाँ पे तो वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, 0% है मतलब, और जिसमें अल्लो है वो भी एक ऑटोमेटिक रूप से है, जिसके अंदर वो 100% अप्रूवल है कि उसे लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसके अंदर भी हमने देखा कि गवर्नमेंट अप्रूवल का मतलब क्या है, हमें कॉमर्स मिनिस्ट्री और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। इतना डन। तो इसके बाद अपना मतलब एफडीआई और एफपीआई, आई होप आपको समझ आया होगा ये। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। एफडीआई और एफपीआई के अंदर जो कन्फ्यूज़न है, वो थोड़ी बहुत जो रही हुई कन्फ्यूज़न है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसे एफपीआई हमने क्या पढ़ा था कि वो 10% तक का इन्वेस्टमेंट लेता है, और ये क्या होता है, मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट लेता है जो एफडीआई होता है। दूसरा, इसका कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी के प्रोडक्शन के अंदर कोई रोल नहीं होता, जबकि इसका क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, ये क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट, और इसका मेन काम ही मैनेजमेंट वगैरह में होता है। एफपीआई जो होता है वो बॉन्ड्स के अंदर भी क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ये नहीं कर सकता एफडीआई वाला जो रहता है। उसके बाद जो अपना एफडीआई होता है ना, इसमें जैसे हम पता है कि जो प्रोडक्शन में भी होता है, तो ये क्या करता है, नई नई जॉब्स लेकर आता है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है। ओके, उसके बाद नई नई मैनेजमेंट जो है वो स्किल लेकर आता है, जो एफडीआई होता है अपना। जबकि एफपीआई के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई उसका काम तो प्रॉफिट कमाना है, वो कहाँ पे तुम्हें जॉब देगा, वो तो जॉब नहीं दे रहा, खुद वो क्या है, प्रॉफिट कमाने आया है शेयर मार्केट के अंदर। जबकि एफडीआई अपने को जॉब्स दे रहा है, अपने को टेक्नोलॉजी दे रहा है, अपने को मैनेजमेंट स्किल्स दे रहा है। और जो अपना एफपीआई होता है वो लगभग शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि भाई देखो उनका प्रॉफिट, अगर जैसे भारत के अंदर प्रॉफिट हुआ तो भारत के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अगर उसे उनको क्या है किसी और कंट्री के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, उनका तो यही है। लेकिन एफडीआई ऐसा नहीं है। एफडीआई के अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहता है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस, जैसे कि अब मान लो वॉलमार्ट का मैंने एग्जांपल दिया था कि वॉलमार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट के शेयर्स खरीद रही है। ठीक है, अब इकोनॉमी में अप एंड डाउन तो आते ही रहती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपना शेयर्स मतलब बिल्कुल ही एक टाइम पे मतलब थोड़ा सा होते ही चली जाएगी बेच के, ऐसा नहीं होता ना। थोड़ा सा तो स्टेबल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसका यहाँ पे क्या होता है, लार्जेस्ट इंटरेस्ट होता है। थोड़ी सी हमें स्टेबलाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इन कंपैरिजन टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई में ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होती है, क्योंकि एफपीआई के अंदर हमने क्या देखा था, हॉट मनी का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको देखा था कि भाई वो क्या है, लेस स्टेबल है, क्योंकि वो चले जाते हैं जहाँ पे इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब तक ये क्या होता है, यहाँ पे मोर स्टेबल हमें देखने को मिलता है। दूसरा, एफडीआई जो होता है ना अपना, एफडीआई जो वो इन्वेस्टमेंट करता है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर करता है। दो मार्केट होती है अपनी, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि इनका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये सब करना। लेकिन जब एफपीआई होता है वो अपनी सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा रोल प्ले करता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर करता है, जबकि एफडीआई अपना प्राइमरी मार्केट के अंदर करता है। ठीक है, बाकी एफडीआई जो है वो ओनरशिप कंट्रोल भी इनका रहता है। और एफपीआई जो होता है उनका मतलब स्पेकुलेटिव वाला थोड़ा सा ज़्यादा पर्पस रहता है, प्रॉफिट या सट्टेबाजी वाला जो एरिया है उसके अंदर वो थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं फोकस। और एफडीआई के अंदर ऐसा नहीं होता, उनका मेन पर्पस यही होता है कि कंपनी पे ज़्यादा से ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एफपीआई और एफडीआई के अंदर ये डिफरेंस था। तो यही था आज का अपना टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर बताइए कि आपको इससे रिलेटेड क्या डाउट्स आए हैं और आपको क्या चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई। मैंने सिंपल वे में इसको अच्छे से समझाया है। वीडियो को अच्छे से देखना, पसंद आई समझ आई तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, ताकि जिनको ये वाला डाउट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला, उनका भी ये डाउट क्लियर हो। और इसी तरीके की और अलग अलग वीडियोस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस अगर आपको कुछ और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।